हेलो गाइस, वेलकम टू आर के आई एस। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो विजन है इसकी मैगजीन है, ठीक है। ये आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का इशू क्या हो जाता है, पहले तो वो बिगनर स्टेज पे होता है और उनको पता नहीं चलता कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आएगा या फिर वो टॉपिक को हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि इंटरलिंकेज बहुत ज़रूरी है समझना। इंटरलिंकेज के साथ साथ हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि ये टॉपिक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से, और मेंस के टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से। बेसिकली 40 to 60% मैगजीन जो है वो आपको पढ़नी नहीं है, आपको उसमें से कुछ पढ़ना ही नहीं है। बट ये समझ आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमारा ये जो एफर्ट है ये इसी से रिलेटेड है कि मैं आपको बेसिक क्या करूँगा, एक टॉपिक को इन डिटेल एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो टॉपिक प्रीलिम्स रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट है, मेंस रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट है, प्लस वही सेम टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हर एक क्वेश्चन जो मेंस रिलेटेड होगा, हर एक टॉपिक जो मेंस रिलेटेड होगा, उसका हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ओके। एंड इसी के साथ साथ मैंने उसका आपको क्वेश्चन प्लस मॉडल आंसर प्रोवाइड किया है जो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर अ टाइम, ओके। उसी के साथ साथ मैंने आपको उससे रिलेटेड प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन और आंसर्स, ठीक है, ये भी प्रोवाइड कर रखूंगा जो जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। हम लोग इस बार पढ़ेंगे मेंस 2025 के लिए, मई का 2025 का एडिशन विजन आईएएस का करंट अफेयर, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या होगा, आज का टारगेट बेसिकली हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस होगा, ओके। पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज अ टारगेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कास्ट सेंसस, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहला टॉपिक है कास्ट सेंसस। पहले तो देखो, कास्ट सेंसस कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ पॉलिटी में आया है तो ये सिर्फ पॉलिटी में ही लगेगा क्या, कि अलग अलग कोई और सब्जेक्ट में भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं है ना कि पॉलिटी में आया तो सिर्फ पॉलिटी में लगना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट में भी लग सकता है। तो अगर अगर हम उस नज़रिए से देखेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉलिटी में अप्लाई कर सकते हैं, देन सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, देन सोशल जस्टिस में अप्लाई कर सकते हैं, एंड एथिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो हम ये टॉपिक को हर एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ओके। तो अब देखो, अगर ये टॉपिक अगर पॉलिटी में इसका क्वेश्चन बना तो वो कैसे बनेगा, एंड अगर ये जो टॉपिक है अगर सोसाइटी में इसका क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा, ओके। तो सबसे पहले कास्ट सेंसस हमारा टॉपिक है। अगर ये पॉलिटी के परस्पेक्टिव से हम लोग देखें तो क्वेश्चन आएगा कि कास्ट सेंसस कैन स्ट्रेंथन टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी बट ऑल्सो रेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कंसर्न। एग्जामिन द नीड चैलेंजेस इम्प्लीकेशन ऑफ कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस इन इंडिया। अब देखो, जस्ट बिकॉज ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से है तो ये सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी के बारे में आपका मेन पॉइंट होगा, इसके अराउंड आपका क्वेश्चन घूमेगा। बट अगर यही क्वेश्चन मुझे सोसाइटी में मिलेगा तो कैसे आएगा, डिस्कस हाउ द डिमांड फॉर द कास्ट सेंसस रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी, what impact can it have on caste identity, social justice and disclosure on equality, ओके। तो ये क्या है, ये अब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, ओके। तो चलो पहले हम लोग टॉपिक समझते हैं, देन विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि ये क्वेश्चन जो टॉपिक है ये टॉपिक आया क्यों है, ठीक है। इसको ना एक बेसिक स्टोरी से समझते हैं। सोचो एक फैमिली में 10 लोग हैं और घर का राशन एक ही बंदा डिसाइड कर रहा है, बिना ये जाने कि किसको कितनी और क्या ज़रूरत है। कोई बीमार है, कोई ज़्यादा काम, किसी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, या फिर कोई कभी कुछ काम नहीं करता। अब सोचो, अगर उस बंदे के पास प्रॉपर डेटा आ जाए, कौन कितना काम करता है, किसको कितनी ज़रूरत है, तो वो जो राशन है वो फेयरली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना सब में, ऊंच नीच नहीं होगी फिर, ओके। तो वैसे ही अगर गवर्नमेंट के पास कास्ट वाइज डेटा हो तो वो स्कीम्स और रिजर्वेशन भी सही लोगों तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस इंक्लूड किया है, ओके, जो हमारे सेंसस में। तो मोटा मोटी ये स्टोरी है। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो देखते हैं कि मैगजीन में क्या दे रखा है, ठीक है।
तो सबसे पहले कास्ट सेंसस अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होने वाला है, जो सबसे पहले लद्दाख में होगा और देन रेस्ट ऑफ इंडिया मार्च 2027 में रेस्ट ऑफ इंडिया में होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा जो हमारे प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इट इज द फर्स्ट सिंस इंडिपेंडेंस। फर्स्ट सिंस इंडिपेंडेंस मतलब क्या, यहाँ पे जो जो सेंसस होता है हमारा वो पहली बार हो रहा है क्या इंडिपेंडेंस के बाद? नहीं। तो यहाँ पे जो कास्ट वाइज सेंसस है, ठीक है, यहाँ पे जो कास्ट वाइज कास्ट सेंसस है ना, वो पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस हो रहा है। तो इसके पहले कब हुआ था? तो इसके पहले 1931 में हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, अब इसके साथ साथ जो हमारा सेंसस है वो कब कब होता है? ओके, बेसिकली ये जो सेंसस एक्सरसाइज है, ठीक है, वो डेसेनियल एक्सरसाइज है, मतलब इन एवरी 10 ईयर्स, 10 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। तो ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी, कितने बार हुई थी, ये सारी चीज़ें हमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो द सेंसस हैज कंडक्टेड रेगुलरली एवरी 10 ईयर्स सिंस 1990 सिंस 1881। तो 1881 फर्स्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ था वो जो 2011 में हुआ था, वो था हमारा 15th। ओके, 15 नेशनल सेंसस था। 15th कौन सा? 15 था। और जो आने वाला है वो कौन सा होगा? 16th होगा, 2026 में जो आने वाला है। ओके, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क क्यों है, मतलब वो जो हम लोग सेंसस ला रहे हैं वो कौन से बेसिस पे और कौन से आर्टिकल के ऊपर बेसिस है, ठीक है, उसका बेसिस क्या है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखिए, सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स में एज इट इज पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, अगर यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में आएगा। 7 शेड्यूल में लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो इट इज अ यूनियन सब्जेक्ट एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सेंसस के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल 1990। ठीक है, ये दो रूल्स के अंडर सेंसस आता है। ओके, और ये सेंसस कौन बनाता है? ठीक है, द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इज ऑथराइज्ड टू डिजाइन द सेंसस परफॉर्मा इंक्लूडिंग द एडिशनल कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसको होम मिनिस्टर बनाता है या फिर होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ये सारी चीज़ें बनाता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग और देखें, ठीक है, कि यहाँ पे नीड क्यों है सेंसस की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 340 में, अपॉइंटिंग टू इन्वेस्टिगेट सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ओके, अब यहाँ पे अब देखोगे कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है प्रीलिम्स में, कास्ट सेंसस एज पर आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये बोलता नहीं कि कास्ट सेंसस लेके आओ, बट ये बोल रहा है कि आर्टिकल 340 मैंडेट करता है कि एक कमीशन अपॉइंट करो जिससे इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को। ओके, एंड देन अगेन पॉलिसी मेकिंग एक्यूरेट, हमें डेटा चाहिए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स एंड इक्विटेबल रिसोर्स अलोकेशन। इसके बाद अपडेट आउटडेटेड पॉपुलेशन एस्टिमेट। क्यों? क्योंकि जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था और स्टिल वी आर यूजिंग द सेम डेटा फॉर द करंट पॉलिसीज, तो हमें अपडेटेड पॉपुलेशन डेटा एस्टिमेट भी मिलेगा। ओके, सो दीज आर द नीड फॉर द कास्ट सेंसस की कास्ट सेंसस हमें क्यों चाहिए। देन वी कैन हैव अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन कैसे? कि बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, देन सब कैटेगराइजेशन, जैसे बिहार में क्या हुआ था, ठीक है, बिहार में क्या हुआ था, बिहार में जब डेटा लिया गया था कास्ट सेंसस का, तो ओबीसी यहाँ पे 67 या 63% निकल के आए, 63% निकल के आए थे, बट उनको रिजर्वेशन तो 27% ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इतने लोग और इतना कम रिजर्वेशन, और कुछ रिजर्वेशन सिर्फ 2 से 3 ही कास्ट को जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली सब कैटेगराइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं ओबीसी के अंडर, और इसके लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन भी हमने बिठाई थी। ओके, 2017 में, बट उन्होंने अभी तक अपना रिपोर्ट दिया नहीं है। तो सब कैटेगराइजेशन में भी यहाँ पे हेल्प हो सकता है। एंड इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, ये क्लियर है ये पॉइंट्स कि हमें सेंसस क्यों चाहिए। तो जो जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है आपको बस उतना ही पढ़ना है। देन इशू एसोसिएटेड विद द कास्ट सेंसस, सबसे पहले डेटा इनएक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग। अभी यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर डेटा नहीं है और हमने एक कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं कर रखी है
कि इसको कैसे जो लोग जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से डेटा लेने के लिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, तो उसके वजह से क्या होगा, डेटा इनएक्यूरेट भी आ सकता है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन इशू मतलब क्या? अब देखो, अगर कोई भी कास्ट है वो सेंटर लिस्ट में आती है एंड स्टेट लिस्ट में आती है, ठीक है। अगर वो सेंटर लिस्ट स्टेट लिस्ट में ओबीसी में होगा तो जरूरी नहीं वो सेंटर में भी ओबीसी में होगा, या फिर एक स्टेट ओबीसी वाला, ठीक है, अगर कोई हरियाणा में ओबीसी में आ रहा है तो वही कास्ट महाराष्ट्र में ओबीसी में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन इशू है, तो यहाँ पे बस क्लासिफिकेशन इशू लिखना है अपना, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लिस्ट, दैट इज इतना हो गया, मोर देन इनफ है, सामने वाले को पता लग जाएगा आपको क्या बोलना है। देन पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, ठीक है, इट मे लीड टू डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरीज, ओके। तो इससे क्या होगा, अगर समझो कि कुछ डेटा आ गया कि इस कास्ट में इतने इतने लोग हैं, ठीक है, अब वो बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा हैं, हमें रिजर्वेशन कम है, तो हमें रिजर्वेशन बढ़ा के दो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि गुज्जर जो है राजस्थान में, वो मांग रहे थे फॉर SC ST कैटेगरी का स्टेटस। देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्ले कर सकते हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक मोबिलाइजेशन, उससे क्या होगा, जो सोशल डिवीजन है वो और पेनिट्रेट हो सकता है, ओके। देन प्राइवेसी कंसर्न, अगेन प्राइवेसी कंसर्न, ओके। बस इतनी चीज़ है, अब इतनी चीज़ें आप लिखोगे, मोर देन इनफ है आपके आंसर के लिए। एंड देन वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? वी शुड हैव अ कंसल्टेटिव प्रोसेस मतलब क्या, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है एंड सेंसस कमिश्नर है, दे मस्ट कंसल्ट academics, caste group, political grouping and the public at large to devise a method, एक प्रॉपर मेथड बनाने के लिए। तो देन कास्ट डायरेक्टरी बनाने की ज़रूरत है हमें कि अपकमिंग सेंसस में कि कौन से कास्ट क्या होगा, उससे क्या होगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑफिशियल्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, क्योंकि क्या हो रखा आपको पता है, मीणा करके एक कास्ट है, ठीक है, तो मीणा एंड मीना, अब जस्ट बिकॉज स्पेलिंग एरर्स, जो मीना कास्ट वाले हैं तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें जो है रिजर्वेशन कुछ लोगों को मिला नहीं, तो ये भी हमें चीज़ें दिखनी पड़ेगी, डुप्लीकेशन एरर एंड स्पेलिंग एरर, एंड ऑल्सो इंक्लूड ए एंड बिग डेटा एनालिटिक इन दी प्रोसेस फॉर मिनिमाइजिंग एरर्स, ओके। इसी के साथ साथ हमें और एक देखना है कि स्ट्रेंथनिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, ये इसके ऊपर भी ज़रूरत है ध्यान देने के लिए, ठीक है। क्लियर है अब ये? अब देखो, अब ये टॉपिक हो गया, अब मुझे बताओ कि इसका क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, अ कास्ट सेंसस कैन स्ट्रेंथन टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी बट ऑल्सो रेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कंसर्न्स, एग्जामिनिंग द नीड, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द कंडक्टिंग द कास्ट सेंसस इन इंडिया। अब इसको अटेंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि कास्ट सेंसस क्या होता है, कब हुआ था, लास्ट वगैरह, ओके। देन नीड क्यों है, अगेन वेलफेयर टारगेटिंग जरूरी है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, देन सब कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसी एंड सोशल जस्टिस मैंडेट, ओके। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल चैलेंजेस भी है, वॉल्यूशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी, जैसा मैंने कहा था, तो इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हो कि केस कुट्टकसमी जजमेंट में जज ने कहा था। देन ऑपरेशनल चैलेंजेस जैसे क्लासिफिकेशन है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट, ये सारे इश्यूज है। देन पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड सोशल इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। एंड देन फेडरल टेंशन, स्टेट लाइक बिहार हैव कंडक्टेड कास्ट सेंसस इंडिपेंडेंटली रेजिंग स्टेट जुरिडिक्शन इश्यूज, तो उसका हम लोग वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं, ओके। एंड देन वी विल कंक्लूड आवर आंसर। अब ये हो गया पॉलिटी के बेसिस पे आंसर। अब इसी को अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटी के बेसिस पे, तो उसको कैसे देखेंगे, डिस्कस हाउ द डिमांड फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी, व्हाट इम्पैक्ट इट हैव ऑन कास्ट आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस एंड डिस्क्लोजर एंड इक्वालिटी। अगेन हमने क्या किया, तो इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, हाउ इट रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इसमें क्या होता है ना, अब इसमें क्या करना होता है, जब भी वो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सोसाइटी से रिलेटेड हमें कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो परसिस्टेंस ऑफ कास्ट, डिमांड फॉर रिकग्निशन, चैलेंजिंग नेचर ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन, वही चीज़ है बट सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से लिखी है। देन इम्पैक्ट ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज, पॉजिटिव नेगेटिव आप पढ़ लेना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, डिस्क्लोजर, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव में क्या क्या हो सकता है, एंड देन कंक्लूड, ओके। इसी के साथ साथ अब ये जो नया पैटर्न है यूपीएससी का क्वेश्चंस पढ़ने में, ठीक है, तो ये जो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा है, द अपकमिंग सेंसस इन इंडिया विल इंक्लूड कास्ट एम्यूरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द इंडिपेंडेंस, मेकिंग हिस्टोरिक स्टेप फॉर द इंक्लूसिव गवर्नेंस,
ठीक है। देन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 पॉज कर लेना, आप पढ़ लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से ये जो है पीडीएफ पे डाउनलोड कर लेना, आप फिर उसको आराम से सॉल्व कर लेना। इसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, देन बाकी के क्वेश्चंस भी है हमारे पास, एंड देन इसका आंसर की भी है। ओके, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, प्राइवेट मेंबर बिल। अब प्राइवेट मेंबर बिल कौन से पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है? सबसे पहले ये जो है, ओके, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट मेंबर बिल, बट मेंस में इसके ऊपर कभी भी फुल फ्लेज एग्जाम क्वेश्चन नहीं आएगा। रादर आप क्या कर सकते हो कि पार्लियामेंट की एक्यूरेसी या फिर पार्लियामेंट कितना रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ों को आप बता सकते हो थ्रू एग्जाम्पल्स। ओके, यू कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि पार्लियामेंट कितना प्रोडक्टिव है और कितना प्रोडक्टिव नहीं है। उसके लिए हम लोग ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल का, बट इसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको हम लोग बस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो पहले समझते कि व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल। समझो कि गवर्नमेंट है, ओके, गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज है, बीजेपी है, आरजेडी है एंड शिवसेना है। ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट बना रखी है। अब देखो, अब क्या होगा कि यहाँ इनके जो एमपीज होंगे, ठीक है, इनके जो एमपीज होंगे, तो वो समझो कि इनके 5-6 एमपीज है अलग अलग, ओके, तो कुछ एमपीज ही मिनिस्टर बन पाएंगे, सारे के सारे एमपी मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू हाईलाइट किया है वो एमपीज बन गए, ठीक है, यहाँ पे ये एमपीज बन गए, यहाँ पे ये एमपीज बन गए, ये एमपीज मिनिस्टर बन गए, सॉरी, ये एमपीज मिनिस्टर बन गए। तो जो बचे हुए एमपीज हैं, ठीक है, ऑल्दो वो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट वो एमपी मिनिस्टर है क्या? नहीं, वो मिनिस्टर नहीं है, तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी से है, बट गवर्नमेंट की मशीनरी में नहीं है। तो ये जो एमपीज है ये होंगे प्राइवेट मेंबर, ओके, और ये जो बिल पास कर लेके आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल, और जो बिल मिनिस्टर्स लेके आते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कि पब्लिक बिल, ठीक, गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल बोल सकते हैं। आइडिया आ गया व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल? तो इसको देखते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इज नोन एज प्राइवेट मेंबर, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब जो प्राइवेट मेंबर, अब जो गवर्नमेंट बिल होता है, ठीक है, या फिर पब्लिक बिल होता है, उसका जो ड्राफ्टिंग है वो कौन करता है? वो करते हैं पार्लियामेंट कमिटी, ओके। बट जब भी प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो वो जो खुद एमपी होता है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है वो ड्राफ्ट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग इट, ओके। देन इसके बाद मैकेनिज्म, 1 मंथ की नोटिस देनी पड़ती है, किसको? प्राइवेट मेंबर को। तो अगर प्राइवेट मेंबर को 1 मंथ की नोटिस देनी है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट मेंबर को बिल इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, तो उसको 1 मंथ प्रायर, 1 मंथ मतलब 1 मंथ प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी कि मुझे ये बिल इंट्रोड्यूस करना है, ओके, 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। बट इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें सर पब्लिक बिल को, ठीक है, पब्लिक बिल को कितनी हमें कितनी मंथ की नोटिस देनी पड़ेगी? तो बेसिकली पब्लिक बिल को हमें बस 7 डेज की प्रायर नोटिस देनी पड़ती है, ओके, ओनली 7 डेज। और वहाँ पे अगर हम लोग देखें प्राइवेट मेंबर के लिए 1 मंथ की नोटिस देनी पड़ती है, ओके। देन आगे ये सारी चीज़ें है ना, लोकसभा से अलोकेटेड लास्ट 1.5 ईयर, ये वगैरह ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट ये देखो, द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड was Muslim Waqf Bill 1952 which was introduced by सैयद मोहम्मद अहमद कासमी, ठीक है, नाम याद रखना और कब हुआ था, ओके। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस वगैरह इतना ज़रूरी नहीं है, हाँ, बट हम ये देख सकते हैं, दिस कैन बी यूज एन एग्जाम्पल इन योर आंसर्स इन पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी, ओके। इन 17 लोकसभा, ठीक है, 2019 से लेकर 2024, ठीक है, देर आर 729 प्राइवेट मेंबर बिल वर इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा and 705 in the in the Rajya Sabha, but however only 2 in the Lok Sabha and 40 in the Rajya Sabha were discussed but none passed। क्यों? उसका एक भी बिल पास नहीं हुआ प्राइवेट मेंबर बिल का। प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, टिल डेट आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैज बीन पास्ड, 14 प्राइवेट मेंबर बिल, ओके। एंड लास्ट कब बिल पास हुआ था? 1970 में, ओके। बस दिस इज मोर देन इनफ टू अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल। Then next, inclusive digital access to the part of Article 21, ओके। अब देखो इसका मैं आपको ना सिंपल इसको एक स्टोरी में समझा देता हूँ, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि एक लड़की है जो एसिड अटैक के बाद अपना चेहरा खो चुकी है,
उसके डॉक्यूमेंट्स, फेस आईडी, फिंगर स्कैन कुछ भी काम नहीं करता। ऑनलाइन बैंकिंग, स्कॉलरशिप फॉर्म, राशन कार्ड सब इनएक्सेसिबल हो जाता है सिर्फ इसके लिए क्योंकि सिस्टम ने उसको इम्परफेक्ट समझा। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिजिटल इंडिया तभी कंप्लीट हो सकता है जब सभी लोगों को बिना किसी फिजिकल लिमिटेशन के उसको एक्सेस कर सके। ओके, यानी डिजिटल एक्सेस भी एक राइट माना जाएगा आर्टिकल 21 में। बस इसमें इतना ही है। तो इसमें इसको अपने इसमें क्या पढ़ना है कि The inclusive and meaningful digital access to e-governance and welfare delivery is a part of the fundamental right to life and liberty. Okay, बस इतना ही है। तो inclusive digital access right of is a part of article 21. Okay, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। देन यहाँ पे टर्म है प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंसिव। प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंसिव मतलब क्या, यहाँ पे जो नॉर्मल इक्विटी होती है, इक्विटी मतलब क्या, सबको इक्वालिटी मतलब क्या, सबको सेम सेम देना होता है, ठीक है, सबको सेम सेम देना होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। बट सब्सटेंसिव इक्विटी मतलब क्या माना जाता है यहाँ पे कि अगर कोई है, ठीक है, कि कोई है, समझो एक रेस हो रही है, ठीक है, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, उनको यहाँ से क्यों स्टार्ट करने के लिए देना है हमें, क्योंकि वो थोड़ा पिछड़े कास्ट से या फिर ऐसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं कि उन्हें ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी, अगर बेसिक वे में आपको समझाओ तो। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट है कि आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन अवार्ड में एक बेसिक, अगर इसको भी हम लोग क्या समझते हैं, एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। सोचो तुम्हारे फ्रेंड के पास पैसे वापस करने का झगड़ा हो गया, तुम्हारा फ्रेंड, उसके साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया और उसको तुमसे पैसे वापस लेने, बट कोर्ट जाने से पहले तुम दोनों डिसाइड करते हो कि एक थर्ड पर्सन से डिसाइड करेंगे। वो डिसीजन आ गया और उसमें एक छोटी सी गलती है, नाम गलत लिखा या फिर अमाउंट मिस कैलकुलेट हो गया। ओके, अब क्या कोर्ट पूरा डिसीजन कैंसिल करेगा? ओके, तो ये इशू हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर छोटी गलती होती है तो सिर्फ वही पार्ट बदलो, पूरा का पूरा डिसीजन बदलने की जरूरत नहीं है। तो यही पे द पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड। बट क्या क्या आर्बिट्रल अवार्ड अब लोग कर सकते हो, ये यहाँ पे पार्शियल करेक्शंस चलेंगे, ठीक है, नाम बदल दिया, इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज हो गई, वो थोड़ा बहुत चेंज कर ले, बस इतनी छोटी छोटी गलती, बड़ा पार्ट नहीं। ओके, एंड ये किसके अंडर आएगा, आर्टिकल 142 के अंदर, कंप्लीट जस्टिस। ओके, क्लियर है ये। देन इसके बाद रोहिंग्या प्रोविजन फॉर द रेफ्यूजीज। इमेजिन करो एक फैमिली है जो अपने देश में मार दी जाती है। ओके, तो वो किस तरह बॉर्डर पार करके इंडिया में आ गई सिर्फ एक सेफ जिंदगी के लिए। पर अब यहाँ भी उन्होंने को बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडियन रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। ओके, जो यूएन का रेफ्यूजी कन्वेंशन है, इंडिया उसके लिए सिग्नेटरी नहीं है, इसके लिए यूएनएचसीआर कार्ड भी काफ़ी नहीं है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि ये इशू क्या है बेसिकली। ओके, यूएनएचसीआर जो कार्ड्स है, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज देती है, वो इंडिया में वैलिड नहीं है। ओके, बस इतना ही है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू द 1951 कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज एंड इज 1961 का प्रोटोकॉल। ओके, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। बस इतना याद रखो कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। देन राइट टू पेडिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बट ये याद रखो कि राइट टू पेडिस्ट्रेशन ओके कहाँ पे आता है, आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है। देन 15th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेट बोर्ड, यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेट सिक्किम को माना गया था। ओके, कब? 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, उसका ओके, अर्लियर क्या हुआ था, 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 में हमने सिक्किम को हमारे अंडर लिया था, हमारे स्टेट इंडिया के यूनियन के अंडर लिया था एज ए एसोसिएट स्टेट। बट 36 अमेंडमेंट एक्ट ने उसको क्या किया, फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस दे दिया। ओके, तो इसमें बस इतना ही है। व्हाट यू गाइस कैन डू ना, ये पीडीएफ डाउनलोड करो, इसमें जो जो मैंने क्वेश्चन दे रखे उसको सॉल्व करो। ओके, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसे हम लोग बाकी के टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।